नमस्कार, माई नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप गुरोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियों की। पहली खबर आई है इस हफ्ते में पीएसयू बैंकों को लेकर। पीएसयू बैंक पूरे हफ्ते ही फोकस में रहे। इसमें विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने की खबरें निकल के सामने आ रही, जिस वजह से स्टॉक लाइमलाइट में रहे। सरकार की पीएसयू बैंकों में एफडीआई निवेश सीमा बढ़ाने की योजना है, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। इस रिपोर्ट के हिसाब से एफडीआई सीमा जो फिलहाल 20% है उसे बढ़ाकर 49% तक किया जा सकता है, ऐसा प्रस्ताव सरकार की ओर से कंसिडर किया जा रहा है। 2025 में आपको बता दें अभी तक निजी बैंकों में $15 बिलियन के आसपास का विदेशी निवेश आया, जिसमें 3 बड़े बैंक हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट्स होते हुए दिखे। एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में पैसा लगाया, 60% हिस्सा खरीदा। एसएमबीसी यानी कि सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन येस बैंक में इन्होंने 25% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी। और लेटेस्ट नाम था फेडरल बैंक का, जिसमें ब्लैकस्टोन ने करीब $700 मिलियन के आसपास का निवेश किया है। नए प्रस्ताव के तहत सरकार बैंकों में जो 51% हिस्सेदारी है उसको रिटेन करेगी, यानी कि 49% तक ही ओनरशिप जो है वो विदेशी निवेशकों को दी जाएगी। साथ ही विदेशी निवेशकों की बैंकों में जो वोटिंग सीमा है वो 10% के आसपास होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। 27 अक्टूबर को जब ये खबर आई तो पीएसयू बैंकों के शेयरों में 5% तक की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई और बैंक ऑफ इंडिया इस तेजी को लीड करता हुआ नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक को आरबीआई से एक अहम मंजूरी मिली है। दरअसल सीएस राजन की दोबारा नियुक्ति को लेकर आरबीआई से बैंक को मंजूरी मिल गई है। सीएस राजन की पार्ट टाइम चेयरमैन पद पर दोबारा नियुक्ति को मंजूरी मिली है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से लेकर 21 अक्टूबर 2027 तक के लिए जारी रहेगा, ऐसा आरबीआई की ओर से दिशा निर्देश आते हुए दिखे हैं। 27 अक्टूबर को ही कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स भी आए थे और उस दिन शेयर में 2122 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली और करीब 2.25% नीचे शेयर 2149 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ, क्योंकि तिमाही नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए थे, वो अनुमान से कमजोर रहे थे। तिमाही नतीजों के साथ ई क्लर्क्स के बोर्ड ने एक बायबैक को भी मंजूरी दे दी है। 6,60,000 शेयरों के बायबैक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। यह बायबैक होगा 4,500 रुपये प्रति शेयर के भाव पर, जिसके ऊपर 300 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च इस कंपनी की ओर से किया जाएगा। साथ ही अपडेट ये भी आया कि इस बायबैक में प्रमोटर ग्रुप ने हिस्सा ना लेने की इच्छा जाहिर करी है, जिसको बाजार ने थम्स अप दिया। नंबर तो अच्छे थे ही थे। 27 अक्टूबर को इस खबर के बाद ई क्लर्क सर्विसेज का शेयर 4,830 रुपये के स्तर पर करीब 9.25% की मजबूती लेकर रिकॉर्ड हाई पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। रिलायंस जियो ने गूगल के साथ इस हफ्ते एक बड़ी पार्टनरशिप करी। इनफैक्ट 2-3 खबरें थी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। पहली ये कि रिलायंस REIL के नाम से AIJV का जो औपचारिक गठन है वो इस कंपनी की ओर से कर दिया गया है। REIL आपको बता दें रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस के नाम से ये कंपनी है, जिसका जेवी के रूप में गठन किया गया है, जिसका AI सेवाओं का डेवलपमेंट, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। इस जेवी में रिलायंस इंटेलिजेंस का 70% और फेसबुक जो कि जेवी पार्टनर है उनका 30% के आसपास का हिस्सा होगा। रिलायंस इंटेलिजेंस और फेसबुक दोनों ने कहा है कि शुरुआती निवेश के तौर पर इस कंपनी में 855 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इन्फ्यूज की जाएगी। साथ ही खबर यह भी थी कि ईयू के फ्यूल सप्लाई नियमों का कंपनी की ओर से पालन किया जाएगा। रूस पर जो पश्चिमी देशों की ओर से पाबंदियां लगी हैं उसका आंकलन अभी भी कंपनी कर रही है और सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो गाइडेंस दिया गया है, उसका कंपनी की ओर से पूरी तरह से पालन किया जाएगा। 27 अक्टूबर को RIL के शेयर में करीब 2.25% की मजबूती के साथ 1483 रुपये 20 पैसे के स्तर पर डे हाई के पास जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 30 अक्टूबर को खबर थी कि इटली के फैशन लेबल मैक्स एंड कंपनी को ये कंपनी भारत में लेकर आएगी। रिलायंस ब्रांड्स के जरिए ये डील हुई है, जिसने मैक्स एंड कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन कर लिया है। 2026 की शुरुआत में हो सकता है कि मैक्स एंड कंपनी की भारत में एंट्री होती हुई नजर आए। 30 अक्टूबर को RIL के शेयर ने 1503 रुपये 10 पैसे का इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 1% नीचे 1489 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 31 अक्टूबर को खबर थी कि रिलायंस जियो ने गूगल के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है। जियो के यूजर्स को फ्री जेमिनी AI प्रो सेवाएं देने के लिए यह करार किया गया है। इन यूजर्स को 18 महीने तक का गूगल AI प्रो का मुफ्त एक्सेस दिया जाएगा। गूगल के जेमिनी प्रो प्लान की कीमत आपको बता दें 35,100 रुपये बताई जा रही है। जेमिनी प्रो के तहत अनलिमिटेड चैट्स, 2 TB क्लाउड स्टोरेज और वीडियो एंड इमेज जनरेशन की सुविधा भी ग्राहकों को मिलेगी। साथ ही खबर यह भी थी कि बैंक ऑफ अमेरिका ने कल ब्लॉक डील के जरिए इस कंपनी के 44 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। 1475 रुपये 50 पैसे के भाव पर
2,95,000 शेयरों की जो खरीद है वो बैंक ऑफ अमेरिका की ओर से की गई है। इन दोनों खबरों के चलते 31 अक्टूबर को आरएल के शेयर ने 1497.50 का इंटरडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग हल्की गिरावट के साथ ही देखने को मिली। कॉनकोर ने अदानी ग्रुप के साथ एक बड़ा करार इस हफ्ते किया है। अदानी सीमेंट के साथ 2 स्ट्रेटेजिक एमओयू इस कंपनी ने साइन किए हैं। पहला, बल्क सीमेंट के रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए करार किया गया है। स्पेशलाइज्ड टैंक कंटेनर के जरिए ये ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, जिससे देश के लॉजिस्टिक लैंडस्केप में ये जो डील है एक बड़ी पहल के रूप में सामने आएगी। 27 अक्टूबर को इस खबर के चलते कॉनकोर के शेयर ने 544 रुपये का इंटरडे हाई छुआ और करीब 1% ऊपर 541 रुपये 15 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 30 अक्टूबर को फिर से खबर आई कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी जेएनपीए के साथ 500 करोड़ रुपए का एक एमओयू इस कंपनी की ओर से साइन किया गया है। कॉमन रेल हैंडलिंग ऑपरेशंस के लिए यह करार किया गया है, जो कि प्रस्तावित वाधवन पोर्ट के सभी कंटेनर टर्मिनल्स के लिए किया गया है। 30 अक्टूबर को कॉनकोर के शेयर ने खुलते ही 557 रुपये का ओपनिंग हाई लगाया और करीब 0.25% नीचे 550 रुपये के भाव पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। ओला इलेक्ट्रिक के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट से एक बुरी खबर आई है। इनफैक्ट 2 खबरें थी। पहली खबर ये थी कि बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। ये रकम इक्विटी शेयरों, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जरिए जुटाई जा सकती है। साथ ही साथ राइट्स इशू, क्यूआईपी, प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर जो अन्य मेथड्स हैं उनके जरिए भी विकल्प खुले हुए हैं इस रकम को जुटाने के लिए। 27 अक्टूबर को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों बाद 52 रुपये 82 पैसे का हाई छुआ, पर क्लोजिंग करीब 2.25% नीचे 51 रुपये 65 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 30 अक्टूबर को खबर आई कि इनके जो पूर्व कर्मचारी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उस मामले में जांच जारी रखने की जो मंजूरी है वो कर्नाटका हाईकोर्ट की ओर से आती हुई दिखी है। आपको बता दें कि पूर्व कर्मचारी की आत्महत्या से जुड़ा हुआ मामला है, जिसकी जांच अभी भी जारी रह सकती है। और उस कर्मचारी ने अपना जो एक लेटर साइन किया था, सुसाइड नोट लिखा था, उसमें सीईओ पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 30 अक्टूबर को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 51 रुपये 60 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1.25% नीचे 50 रुपये 99 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। डॉक्टर लाल पैथलैब्स के 1,10,000 रिटेल निवेशकों को रिवॉर्ड करने की तैयारी है। शुक्रवार 31 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। ऐसा 27 अक्टूबर को खबर आई थी, यानी कि सोमवार को, जिसमें कहा गया कि बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने के ऊपर बोर्ड की ओर से विचार किया जाएगा। उस दिन तिमाही नतीजे आएंगे और तिमाही नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड और बोनस शेयर जारी करने के ऊपर बोर्ड की ओर से विचार किया जाएगा, जिस पर स्टॉक ने रिएक्ट किया। 27 अक्टूबर को डॉक्टर लाल पैथलैब्स का शेयर 3,195 रुपये तक उछल गया था और करीब 3.5% ऊपर जाकर 3,149 रुपये पर शेयर में कारोबार की क्लोजिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर इस हफ्ते भारी उठापटक झेलता हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर रिकैलकुलेशन मामले में सीमित राहत दी है। ये 27 अक्टूबर की बात है और अतिरिक्त एजीआर मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला निकल के सामने आया। 2016-17 तक की अतिरिक्त मांग में विचार को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, जिसके ऊपर स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया था और उस दिन यानी कि 27 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया का शेयर 10 रुपये 57 पैसे तक के 52 वीक हाई तक उछलने के बाद करीब 4% ऊपर 10 रुपये 2 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 29 अक्टूबर को खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस कंपनी को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी, ऐसा कुछ एनालिस्ट की ओर से खबरें निकल के सामने आई। आपको बता दें कि इस कंपनी की 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जो कि काफ़ी लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार की हिस्सा बिक्री का जो रास्ता है वो भी खुलता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें सरकार फिलहाल इस कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, उनका इस कंपनी में 49% का स्टेक है। खबर यह भी थी साथ में कि एजीआर राहत पर फैसला लेने से पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका अध्ययन करेगी, ऐसा टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से बयान आता हुआ दिखा, जिसके बाद शेयर में 9 रुपये 27 पैसे तक की हमने गिरावट भी देखी। 29 अक्टूबर को शेयर 9 रुपये 56 पैसे तक उछला, लेकिन करीब 0.25% नीचे 9 रुपये 38 पैसे के भाव पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। फिर 30 अक्टूबर को भी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट का एजीआर मामले में लिखित आदेश सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये राहत केवल वोडाफोन आइडिया तक ही सीमित है और इस फैसले में ब्याज और पेनल्टी से जुड़ी हुई जो राहत है वो शामिल नहीं है, जिसके ऊपर स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्ट किया और उस दिन यानी कि 30 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर ने 8 रुपये 21 पैसे तक यानी कि 10% से ज़्यादा का गोता लगाया। हालांकि क्लोजिंग 6.5% नीचे 8 रुपये 75 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली।
इस हफ्ते हुई ब्लॉक डील के बाद रिकॉर्ड हाई से एबी कैपिटल का शेयर फिसलता हुआ दिखा। इस कंपनी के 2 करोड़ 66 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई, जो कि 1.02% स्टेक के बराबर बैठती है। 308 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 819 करोड़ रुपए बताई गई है, जिसमें जोमी इन्वेस्टमेंट्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। इनफैक्ट खबर ऐसी थी कि जोमी इन्वेस्टमेंट, जो कि करीब 2% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी में होल्ड करते हैं, वो पूरा हिस्सा इस कंपनी में बेच सकते हैं। ब्लॉक डील के बाद शेयर ने 318 रुपये 30 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ, लेकिन बाद में जो क्लोजिंग हुई शेयर में हाई लेवल से हल्के होकर हुई और 1% ऊपर शेयर 313 रुपये 45 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। आरबीआई ने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अर्जी को वापस लौटा दिया है। आरबीआई ने बैंक की यूनिवर्सल बैंक में तब्दील होने की जो अर्जी है उसको वापस रिटर्न भेज दिया है। दरअसल आरबीआई का ऐसा कहना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ है, उस पर जो कुछ चीज़ें हैं वो पूरी नहीं की गई है बैंक की ओर से, जिस वजह से ये फैसला आरबीआई की ओर से लिया गया है। हालांकि इसके ऊपर बैंक की ओर से सफाई भी आती हुई दिखी कि आरबीआई के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के बाद अर्जी को दोबारा दाखिल किया जाएगा, जिस वजह से शेयर में लो लेवल से रिकवरी हुई। क्योंकि एक तरफ तो हमने नीजक रिएक्शन स्टॉक में देखा था। 28 अक्टूबर को जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में 431 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली थी आरबीआई के फैसले के बाद, लेकिन बाद में जो सफाई का असर है वो भी दिखा और शेयर करीब 2.5% की गिरावट लेकर 446 रुपये 15 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। पिछले हफ्ते ब्लैकस्टोन की फेडरल बैंक के साथ एक डील हुई थी, उसके बाद इस हफ्ते भी फेडरल बैंक के शेयर में तेजी जारी रही। दरअसल एक अपडेट और आता हुआ दिखा कि सितंबर तिमाही में दिग्गज निवेशक रेखा झुंझुनवाला ने इस बैंक में अपनी जो हिस्सेदारी उसे 0.9% से बढ़ा लिया और ये हिस्सेदारी बढ़कर 2.4% पर पहुंचती हुई दिखी है। आपको बता दें, रेखा झुंझुनवाला इस बैंक में 5 करोड़ 90 लाख शेयर अभी भी होल्ड करती हैं। 28 अक्टूबर को जब ये खबर आई तो फेडरल बैंक के शेयर ने 232 रुपये 35 पैसे तक का गोता लगाया, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.5% की बढ़त के साथ 235 रुपये 5 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। आईडीबीआई बैंक की विनिवेश प्रक्रिया तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही कि सरकार जल्द इस विनिवेश के लिए या फिर निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां मंगवा सकती है। 31 अक्टूबर को इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की एक बैठक भी होने वाली है, जिसमें दीपम और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ अधिकारी शामिल होने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में बिडिंग प्रक्रिया को मंजूरी देने के ऊपर विचार किया जाएगा। इस बैठक में शेयर परचेज एग्रीमेंट के जो फाइनल ड्राफ्ट है उसको भी मंजूरी दी जा सकती है और इसी के चलते बाद में जो वित्तीय बोलियां हैं उसको मंगवाने का जो रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखेगा और फाइनली 2021 से ये जो अटका हुआ निजीकरण का प्रोसेस है उसको रफ्तार मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सरकार और एलआईसी इस बैंक की प्रमोटर है, जो दोनों मिलकर इस बैंक में 94.71% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं और मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ साथ बैंक का 60.72% हिस्सा बेचने की इन दोनों की योजना है। 28 अक्टूबर को जब ये खबर आई तो आईडीबीआई बैंक का शेयर मोस्ट एक्टिव इक्विटीज की सूची में शामिल था। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था और करीब 7% की मजबूती लेकर ये स्टॉक 102 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। जेपी एसोसिएट्स के रेजोल्यूशन प्लान में एक नया ट्विस्ट आता हुआ दिखा है। प्रमोटर गौर फैमिली ने इस कंपनी का कंट्रोल लेने के लिए दोबारा दौड़ में शामिल होने का फैसला किया है। प्रमोटर गौर फैमिली ने 18,000 करोड़ रुपए की एक फ्रेश अर्जी दाखिल कर दी है। आपको बता दें कि प्रमोटर ने वेदांता और अदानी ग्रुप से भी ज़्यादा ऊंची बोली लगा दी है। बोलियों पर लेंडर्स का विचार जारी है और माना जा रहा है कि अगले महीने इसके ऊपर एक फैसला आता हुआ दिख सकता है। हालांकि प्रमोटर का ये जो अपफ्रंट पेमेंट का प्लान है उसकी फंडिंग को लेकर लेंडर्स अभी भी चिंतित है कि क्या वो फंडिंग मोबिलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि वेदांता ने इस कंपनी के लिए 17,000 करोड़ रुपए की बोली जमा की थी, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए का एक अपफ्रंट पेमेंट का प्लान था और अदानी ग्रुप की ओर से 12,005 करोड़ रुपए की बोली इस कंपनी के लिए लगाई गई थी। सबसे बड़ा अट्रैक्शन अगर इस कंपनी में है तो वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास जो इनके पास जमीन के पार्सल्स हैं वो सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन पॉइंट है। 31 अक्टूबर को खबर के चलते जेपी पावर, जो कि इसकी ग्रुप कंपनी है जहां पे जेपी एसोसिएट्स 24% हिस्सा होल्ड करती है, इस कंपनी में 18 रुपये 24 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और ये शेयर मजबूती के साथ ही बंद होता हुआ दिखा। सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक इस हफ्ते फोकस में था क्योंकि नए सीएफओ की नियुक्ति होती हुई दिखी है। बोर्ड ने नए सीएफओ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राहुल जैन को ग्रुप सीएफओ के तौर पे नियुक्त किया गया है और 15 दिसंबर से उनका जो कार्यकाल है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। इस खबर के ऊपर बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया 29 अक्टूबर को, जिस दिन सुजलॉन एनर्जी का शेयर 58 रुपये 78 पैसे तक का उछल गया था और करीब 4.25% की मजबूती के साथ शेयर 58 रुपये 25 पैसे के दाम पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा।
सेबी के प्रस्ताव से इस हफ्ते एएमसीज यानी कि म्यूचुअल फंड हाउसेस के शेयर फोकस में रहे। दरअसल सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए नए प्रस्ताव जारी किए। एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से, जिसके तहत म्यूचुअल फंड्स के लिए नए प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसके तहत म्यूचुअल फंड्स के जो टोटल एक्सपेंस रेशो यानी कि टीईआर को जो फीस वो चार्ज करते हैं उसमें कमी की बात की गई है। ओपन एंडेड फंड्स के जो टीईआर हैं उनमें 0.15% तक की कमी की बात की गई है और क्लोज एंडेड फंड्स के जो टीईआर हैं उनमें 0.25% तक की कमी का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ब्रोकरेज, टैक्स और अन्य ट्रांजैक्शन खर्च फीस में शामिल नहीं किए जाएंगे। इन खर्चों को म्यूचुअल फंड हाउसेस को अलग से बताना भी होगा। निवेशकों से वसूले जा रहे खर्च का पूरा ब्यौरा पहले से ही इन एएमसीज को देना होगा। ये फैसले माना जा रहा है कि लंबी अवधि में निवेशकों को बचत और पारदर्शिता के लिहाज से देखा जाए एक अच्छा माहौल पैदा करने में मदद करते हुए नजर आएंगे। 29 अक्टूबर को इस खबर के चलते एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ एएमसी, एबी सन लाइफ एएमसी और यूटीआई एएमसी के शेयर 11% तक इंटरडे में टूटते हुए नजर आए थे और 5% तक की गिरावट लेकर इन शेयरों में हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी। वरुण बेवरेजेस ने अल्कोहलिक बेवरेज सेगमेंट में विस्तार किया है। जी हां, Q3 के नतीजों के साथ कंपनी के बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया है, जिसमें कंपनी ने कार्ल्सबर्ग के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। अफ्रीका में बियर ऑपरेशंस के लिए यह करार किया गया है, जिसके तहत अफ्रीका में कार्ल्सबर्ग का बियर की जो टेस्ट मार्केटिंग है वो इस कंपनी की ओर से की जाएगी। साथ ही भारत और अन्य देशों में बियर, वाइन और स्पिरिट्स में इस कंपनी का विस्तार का पूरा प्लान है। इस करार से कंपनी के लिए मार्केट में नए मौके खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और उसके साथ साथ नया रेवेन्यू स्ट्रीम भी खुलता हुआ नजर आएगा, जिसको बाजार ने थम्स अप दिया। और 29 अक्टूबर को नतीजों के बाद वरुण बेवरेजेस का शेयर 501 रुपये 70 पैसे तक उछल गया था और 9% से ज्यादा की बढ़त लेकर शेयर 495 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। गुजरात पिपावा पोर्ट ने इस हफ्ते एक नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया है। ये गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत फ्यूचर में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए ये जो करार है वो किए गए हैं और ये सारे निवेश होने वाले हैं पिपावा पोर्ट में, जिसके तहत ये करार साइन किया गया है। इस खबर को बाजार ने पसंद किया और 29 अक्टूबर को गुजरात पिपावा पोर्ट के शेयर में 167 रुपये तक का उछाल रहा और 4% से ज़्यादा की तेजी लेकर शेयर 165 रुपये 55 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। दो खबरों के चलते इस हफ्ते एलआईसी का शेयर भी फोकस में रहा। पहली खबर ये थी कि कंपनी ने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर का खंडन कर दिया है। अदानी ग्रुप में निवेश के लिए सरकार से किसी भी तरह का कोई निर्देश नहीं मिला। कंपनी की ओर से ये सफाई आती हुई दिखी और कंपनी ने यह भी कहा कि ड्यू डिलीजेंस के बाद इंडिपेंडेंट रूप से निवेश के जो फैसले हैं वो बोर्ड की ओर से लिए जाते हैं। सरकार ने एलआईसी को निवेश के लिए किसी भी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया। हालांकि वाशिंगटन पोस्ट की खबर ये बता रही थी कि सरकार के निर्देश पर इस कंपनी ने यानी कि एलआईसी ने अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया है। दूसरी खबर ये थी कि साल अंत तक सरकार अपना जो हिस्सा है वो इस कंपनी में कम कर सकती है, घटा सकती है। 8,800 से 13,200 करोड़ रुपए की रकम में 6.5% हिस्सा बिक्री सरकार की ओर से संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि मई 2022 में जब आईपीओ आया था सरकार ने इस कंपनी में 3.5% हिस्सा बेचा था और सरकार के पास फिलहाल 96% हिस्सेदारी है और सेबी नियमों के अनुसार 16 मई 2027 तक का 10% पब्लिक हिस्सेदारी करने के लिए सरकार को इस कंपनी का 6.5% हिस्सा पब्लिक में ऑफलोड करना होगा। 29 अक्टूबर को एलआईसी के शेयर में 916 रुपये 90 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और करीब 1.25% ऊपर शेयर 911 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। वेदांता की डीमर्जर पर सुनवाई एक बार फिर से टलती हुई दिखी है। एनसीएलटी में डीमर्जर पर कंपनी की अर्जी पर सुनवाई में देरी होती हुई दिखी है। 12 नवंबर से एनसीएलटी में मामले की सुनवाई दोबारा शुरू होती हुई नजर आएगी। दरअसल हुआ ये है कि एनसीएलटी की बेंच के पुनर्गठन के चलते ये सुनवाई दोबारा शुरू होती हुई दिखेगी और एनसीएलटी कंपनी की अर्जी के साथ साथ सरकार के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनके ऊपर पूरी तरह से दोबारा सुनवाई करेगी। सेबी ने मामले में एनसीएलटी के सामने अपना रुख इस बीच में पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मर्जर को मंजूरी के बाद जो बदलाव किए गए हैं कंपनी की ओर से उस फैसले से सेबी नाखुश है। 29 अक्टूबर को वेदांता का शेयर 504 रुपये 5 पैसे तक फिसलने के बाद करीब 2% ऊपर 512 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। V2 रिटेल QIP इशू लॉन्च करने के चलते फोकस में रहा। उसके बाद शेयर में हमने एक्शन भी बनता हुआ देखा। कंपनी ने QIP इशू लॉन्च कर दिया है। ये 31 अक्टूबर को खबर थी। 300 करोड़ रुपए का ये QIP इशू है, जिसको शायद अपसाइज का भी ऑप्शन रखा गया है, जिसमें हो सकता है कि QIP का इशू साइज बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए भी कर दिया जाए। इसका जो इंडिकेटिव प्राइस है 2,134 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि उस समय के भाव से 8.2% के डिस्काउंट पर था। लेकिन उसके बावजूद 31 अक्टूबर को V2 रिटेल के शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया और शेयर 2,465 रुपये के रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब पहुंचता हुआ नजर आया।
तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऑन द रडार, और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ जो है आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लेकर। इनकम टैक्स विवाद मामले में आईओसी को आंशिक राहत मिलती हुई दिखी है। इनकम टैक्स विवाद मामले में इस कंपनी की जो अर्जी है उसको आंशिक रूप से मंजूर कर लिया गया है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील से इनको ये राहत मिलती हुई दिखी है। दरअसल कंपनी को 1102.91 करोड़ रुपए के विवादित टैक्स से राहत दे दी गई है। 1194.07 करोड़ के टैक्स और ब्याज से जुड़ा हुआ ये विवाद था, और जो बाकी रकम है उस पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती हुई नजर आएगी, ऐसा कंपनी की ओर से बयान निकल के सामने आया था। जो बाकी बची हुई रकम है 91.16 करोड़ रुपए की, उसकी बकाया रकम पर ट्रिब्यूनल में सुनवाई जो है वो होती हुई नजर आएगी। 27 अक्टूबर को आईओसी के शेयर में 3.25% की मजबूती के साथ 155 रुपये 23 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ, जो कि 155 रुपये 37 पैसे के डे हाई के बेहद करीब था। टाटा केमिकल्स के लिए केनिया से इस हफ्ते एक अच्छी खबर आती हुई दिखी। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा केमिकल्स मगडी, जिसने एक मुकदमा जीत लिया है। केनिया लैंड रेवेन्यू केस में 783 करोड़ रुपए के भुगतान से इस कंपनी को राहत मिली है। सरकार की ओर से मांगे गए लैंड रेवेन्यू बकाये से इस कंपनी को राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने सरकार की मांग को मनमाना और गैर कानूनी साबित कर दिया है, घोषित कर दिया है। भूमि दरें तय करने के लिए पारदर्शी ढांचा होने तक कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है इस रकम का भुगतान करने के लिए, ऐसा कोर्ट के फैसले में साफ तौर पर बोला गया। 28 अक्टूबर को इस फैसले के बाद टाटा केमिकल्स के शेयर में 912 रुपये 10 पैसे तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग करीब 1.25% ऊपर 903 रुपये 85 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। कोहेंस लाइफ साइंसेज यानी सुवेन फार्मा के एमडी के इस्तीफे से इस शेयर में इस हफ्ते हमने गिरावट बनती हुई दिखी। वी प्रसाद राजू ने एमडी और डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। 28 अक्टूबर यानी तुरंत प्रभाव से उनका इस्तीफा लागू भी हो गया है, और इस बीच हिमांशु अग्रवाल को एडिशनल फुल टाइम डायरेक्टर नियुक्त भी कर दिया गया है। जनवरी 2024 से आपको बता दें कि हिमांशु अग्रवाल कंपनी के सीएफओ हैं, जिनको ये अब अतिरिक्त पदभार दिया गया है। 29 अक्टूबर को 766 रुपये 80 पैसे का इस शेयर ने 52 वीक लो भी टच किया, और उस दिन शेयर में 11% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली, और करीब 9% की गिरावट लेकर ये शेयर 785 रुपये के भाव पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। अहम सुनवाई टलने से इस हफ्ते आईईएक्स का शेयर भी फिसलता हुआ दिखा। अपीलेट ट्रिब्यूनल में सुनवाई की जो तारीख है वो 28 नवंबर तय की गई है। मार्केट कपलिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसकी सुनवाई इस हफ्ते 29 तारीख को होनी थी, जिसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसको बाजार ने पसंद नहीं किया है, क्योंकि एक हैंगओवर स्टॉक के ऊपर तब तक के लिए रहेगा। उस दिन यानी कि 30 अक्टूबर को आईईएक्स के शेयर में 140 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली, और 3.5% की गिरावट लेकर शेयर 143 रुपये 35 पैसे के भाव पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। नोटिस मिलने से डॉक्टर रेड्डीज के शेयरधारकों में इस हफ्ते घबराहट देखने को मिली। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डायरेक्टरेट कनाडा से इस कंपनी को इस हफ्ते नोटिस मिलता हुआ दिखा है। नियमों का अनुपालन ना करने के चलते ये नोटिस मिला है। सेमाग्लूटिड इंजेक्शन के ANDS यानी कि एब्रीवेटेड न्यू ड्रग सबमिशन से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसको बाजार ने पसंद नहीं किया, और 30 अक्टूबर को शेयर में इसका रिएक्शन भी देखने को मिला। उस दिन डॉक्टर रेड्डीज का शेयर 1180 रुपये 90 पैसे तक फिसलने के बाद करीब 4.25% नीचे 1203 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा, और ये शेयर उस दिन का टॉप लूजर भी था। एमडी एंड सीईओ के इस्तीफे की खबर से सिप्ला का शेयर भी इस हफ्ते फिसलता हुआ दिखा। आपको बता दें कि उमंग वोहरा जो कि कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनफैक्ट उन्होंने दोबारा नियुक्ति के लिए इच्छा जाहिर नहीं की है, और यही कारण है कि नतीजों के साथ साथ इस कंपनी के जो ग्लोबल COO हैं अचिन गुप्ता, उनको नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से उनकी जो नियुक्ति है वो लागू भी होती हुई नजर आएगी, और इस खबर के चलते 30 अक्टूबर को नतीजों के बाद सिप्ला के शेयर में हमने रिएक्शन बनता हुआ दिखा। 2.5% की गिरावट के रूप में ये शेयर 1541 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 1504 रुपये तक भी लुढ़क गया था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ। आपको ले चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टार्टअप अपडेट, और इस सेगमेंट में जो पहली खबर है वो है फ़ोनपे से जुड़ी हुई। यूपीआई मार्केट में 45% से ज़्यादा हिस्से वाली फ़ोनपे पर इस हफ्ते एक बड़ा अपडेट आता हुआ दिखा है। ये देश की सबसे वैल्यूएबल फिनटेक कंपनी है, और इस कंपनी ने
60 करोड़ डॉलर या लगभग 5,000 करोड़ रुपए की नई पूंजी हासिल की है, नया निवेश हासिल किया है, जो कि जनरल एटलांटिक की ओर से आया और वो भी तब जब कंपनी आईपीओ से लेकर जुड़ी हुई तैयारी में जुटी हुई है। डील के बाद जो वैल्यूएशन है वो बढ़कर 14.5 अरब डॉलर पर पहुंचता हुआ दिखा है, जो कि पिछले फंडिंग राउंड के मुकाबले देखें तो आपको 16% ज़्यादा नजर आएगा। हर महीने करीब 9 अरब ट्रांजैक्शन जो हैं वो इस कंपनी की ओर से प्रोसेस किए जाते हैं और ये देश का सबसे वैल्यूएबल फिनटेक है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए और अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई अपनी उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। और एक ज़रूरी बात और, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।